पदार्थ होता है। अब जैसे ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु है, वो किससे मिलकर बनी है? परमाणु। तो यानी जब परमाणुओं से कोई वस्तु मिलकर बनती है तो उसे हम पदार्थ कहते हैं। जैसे ये पेन है, आप क्या है? आपका पदार्थ है। ये आपका जो मोबाइल है, ये क्या आपका पदार्थ है। तो जैसे पदार्थ की डिफिनीशन जो आपकी एनसीईआरटी ने सबमिट की है, उसका मतलब ये हो जाता है कि वह वस्तु जिसमें क्या हो, भार हो, जो स्थान घेरती हो, पदार्थ कहलाती है। तो ब्रह्मांड में ऐसी कोई भी वस्तु है नहीं, या कोई ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा ऐसा कुछ है नहीं जो स्थान ना घेरता हो और जिसमें द्रव्यमान या भार ना होता हो। तो ब्रह्मांड की हर वस्तु को हम क्या कह सकते हैं? पदार्थ। यानी पदार्थ इक्वल टू हम क्या कह सकते हैं? वस्तु। आपके घरों में या दुकानों में जो चीज आप, जिसको भी आप देख सकते हैं या जिसको आप महसूस कर सकते हैं, सब क्या है? पदार्थ है नहीं? अच्छा, गैस, जो आपका गैस सिलेंडर होता है उसमें गैस भरी होती है, बताओ वो पदार्थ है या नहीं? कैसे वो पदार्थ? क्योंकि वो क्या है, उसमें भार होता है भाई, और वो स्थान को घेरती है। यहाँ पर वायुमंडल में क्या गैसें उड़ रही हैं कि नहीं? तो यानी अगर यहाँ उड़ रही है तो उनका द्रव्यमान भी होगा, तो वो स्थान भी घेरती होंगी। तो जैसे अगर हमने ऐसे इस तरीके से हम अगर हाथ ला रहे हैं तो क्या इनके बीच कोई पदार्थ आ रहा है? आ रहा है। इसमें क्या है? वायुमंडल में क्या है? वायु। तो पदार्थ आ रहा है। तो यानी पदार्थ को आप किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ये आपके अंदर हुनर होना चाहिए। यानी दुनिया जिसको आप देख सकें, जिसको आप महसूस कर सकें। बहुत से लोग प्रदूषित गैसें छोड़ते रहते हैं, तो वो भी पदार्थ है नहीं है? गाँव जाने अनजाने में आप कैसे जाए क्या पदार्थ ऐसा महक रहा है, तो जो महक रहा है वो भी पदार्थ है, चाहे भले आपको वो ना दिखे। तो पदार्थ आपसे पूछा जाता है, पदार्थ को आप किसी भी प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। और सिंथेटिक परिभाषा यानी कह सकते हैं वह है वस्तु, जो क्या कर रही है? स्थान घेरती है, या जिसमें क्या होता है? भार या द्रव्यमान पाया जाता है, पदार्थ कहलाती है। क्या कहलाती है? जैसे अच्छा बताइए, आपके घरों में जानवर पाए जाते हैं, क्या वो पदार्थ हैं? वो लिविंग पदार्थ है। वो क्या है? लिविंग पदार्थ। तो एग्जाम्पल में हम अपने यहाँ, जैसे आपके यहाँ मेज पाई जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा पाई जाता है मोबाइल। तो मोबाइल भी क्या आपका मोबाइल पदार्थ है या नहीं है? कुर्सी पदार्थ है या नहीं है? गोबर पदार्थ है या नहीं है? यानी जिस चीज को आप देख सकें और आप महसूस कर सकें, सब क्या है? पदार्थ। ठीक। तो ये आपकी पदार्थ की क्या हो गई? परिभाषा। अब जैसे सपोज दैट आपका आगे हो सकता है पदार्थों का वर्गीकरण। अगला आपका जो हेडिंग हो सकता है वो क्या हो सकता है? पदार्थों का वर्गीकरण। इतना आप नोट करिए। तो हम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं पदार्थों का वर्गीकरण। कहाँ बढ़ते हैं हम लोग? पदार्थों का वर्गीकरण। यानी पदार्थों को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। अब देखिए, पदार्थ को आप भौतिक अवस्था के आधार पर और रासायनिक अवस्था के आधार पर अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं पदार्थों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक भौतिक आधार पर, एक रासायनिक आधार पर। अच्छा, भौतिक आधार क्या होता है, रासायनिक आधार क्या होता है? यानी जैसे किसी वस्तु के आपसे भौतिक गुण पूछे जाए, यानी वह गुण जिसको हम नग्न आंखों से देख सकते हैं वो उसके क्या कहते हैं? और उन गुणों को जो हम नग्न आंखों से ना देख सके वो रासायनिक। जैसे बायोलॉजिकल में उनको कहते हैं फिनोटाइप और जीनोटाइप। फिनोटाइप या स्कारलेट फिगर, अगर आप किसी का फिगर देख रहे हैं तो उसका फिनोटाइप लक्षण है, ठीक है। और उसके जीन कैसा लक्षण करेंगे वो तो बाद में आपको पता लगेगा ना। तो यानी पदार्थों को हम दो प्रकार से बांट सकते हैं, एक तो भौतिक आधार पर, एक रासायनिक आधार पर। यानी पदार्थों को हमने दो भागों में बांटा है, एक भौतिक और एक रासायनिक।
भौतिक अवस्था के आधार पर या फिर भौतिक आधार पर। और एक आपका क्या हो जाएगा, रासायनिक अवस्था या रासायनिक आधार। यहां तक दिख रहा है बेटा, क्लियर हुआ? अच्छा, भौतिक भौतिक समझ रहे हैं आप लोग? जैसे आपने देखा होगा ये पेन है, ये किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में। तो इसका मैंने क्या भौतिक आधार देखा, ये ब्लू कलर का है, ब्लैक कलर का, ये मुझे भी नहीं मालूम है, वो इसका रासायनिक अवस्था हो जाएगा या रासायनिक आधार हो जाएगा। तो भौतिक अवस्था के आधार पर ये कितने प्रकार के हो जाएंगे, 3 प्रकार के आपके हो जाएंगे। पहला क्या हो जाएगा आपका, ठोस, और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, द्रव, और तीसरा आपका गैस। अब जैसे ठोस, ठोस वस्तुएं किसे कहते हैं, बचपन की परिभाषा है, कक्षा 6 में आपने पढ़ी होगी। ठोस वस्तुएं वे वस्तुएं कहलाती हैं जिनका आकार व आयतन ऐसे होते हैं, निश्चित होते हैं। जिसका आकार व आयतन निश्चित होता है उसे हम क्या कह सकते हैं, ठोस। आपकी लाइफ में कोई एक ठोस एग्जांपल मिस्टर गुड्डी बता बेटा, एक ठोस एग्जांपल बताइए। जैसे मेन, पेन और बाल्टी या पुस्तक, कुछ भी ले लो। आप कितने अच्छे बच्चे हैं, इसका मतलब आप जानते हैं ठोस किसे कहते हैं। अब आ जाएंगे हम लोग किस पर, द्रव। द्रव में क्या निश्चित नहीं होता, इसका जो आकार है वो निश्चित नहीं होता है, लेकिन आयतन, आयतन इसका निश्चित होता है। यानी वे वस्तुएं या वे पदार्थ जिनका आकार निश्चित ना हो, आयतन निश्चित हो, वो क्या कहलाते हैं, द्रव। यानी द्रवों को हम जिस प्रकार के बर्तन में रखते हैं ये उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन आयतन इसका नहीं बदलता। जैसे आपके पास 1 लीटर दूध है, आपने बोतल में कर लिया 1 लीटर तो उसका आकार अलग हो जाएगा, बाल्टी में कर लिया तो उसका आकार अलग हो जाएगा। तो यानी कि द्रव आप लोग समझ गए। द्रव में एग्जाम्पल आपका क्या आ जाएगा, जैसे पानी, दूध और पानी, दूध और यानी ब्लड या फिर पेट्रोलियम पदार्थ, पेट्रोल, डीजल, कुछ भी आप देख सकते हैं। अब आ जाएं हम लोग गैस। तो गैस में क्या होता है, तो इसमें आकार अनिश्चित होता है और आयतन भी कैसा होता है, अनिश्चित होता है। ना इनका आकार निश्चित होता है ना इनका आयतन। एग्जाम्पल जैसे मेथेन, मेथेन गैस सुनिए, कहाँ पाई जाती है, दलदली स्थानों में। और जैसे आपके घरों में भी दलदली स्थान होता है कहीं पर, कहाँ, बिल्कुल जहाँ भैंसें बांधी जाती है वहाँ की बेहतरीन स्मेल आती है। या गोबर में भी क्या होती है, मेथेन गैस। आपके सिलेंडर में भी मेथेन गैस होती है। अच्छा ये बताइए, मेथेन गैस गंधहीन है या स्वादहीन है या गंधयुक्त है? मेथेन जितनी हाइड्रोकार्बनिक गैस है ये सब कैसी होती हैं, गंधहीन होती है बेटा। लेकिन इनके साथ जो हमें महक लगती है वो किसी दूसरे चीज की महक होती है। जैसे एलपीजी सिलेंडर में एथिल मरकैप्टेन की महक लगती है, लेकिन उसमें ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, मेथेन ये सब पाई जाती हैं, प्रोपेन। और उसके बाद हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन, ये सब क्या है, गैसें हैं। तो इनका आकार व आयतन निश्चित नहीं होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अवस्था या रासायनिक आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। भौतिक अवस्था के आधार पर ठोस, द्रव, गैस, 3 प्रकार से आप पढ़ेंगे। 2 प्रकार के और होते हैं, जैसे प्लाज्मा आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, और बीईसी, बोस, यानी कि जो आपके कौन से भारतीय वैज्ञानिक हुए, सुभाष चंद्र, जगदीश चंद्र, उन्होंने इसकी इस अवस्था के बारे में बताया था। प्लाज्मा अवस्था क्या होती है, ये अवस्था क्या होती है, आगे हम लोग अगले टॉपिक में क्लियर करेंगे। क्योंकि अपने आप जैसे कोई भी गैस है, अगर जब उसको हम बिल्कुल आयनित कर देते हैं तो जो हमें अवस्था प्राप्त होती है उसे हम क्या कह सकते हैं, प्लाज्मा। ठीक है, ये आगे इस टॉपिक को हम लोग क्लियर करेंगे। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं। रासायनिक आधार पर भी ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। यानी पदार्थ, एक आपका पदार्थ होता है शुद्ध
और दूसरा क्या होता है? अशुद्ध। ठीक है, शुद्ध और अशुद्ध। अच्छा बताओ, शुद्ध क्या होते हैं और अशुद्ध क्या होते हैं? पदार्थ जो एक ही वस्तु से मिलकर बना होता है। बेटा जो किसी से मिल जाता है वो शुद्ध नहीं रहता अपने आप में। ऐसे सपोज दैट मैंने कहा कि ये बच्चा अपने आप में शुद्ध है, इसका मतलब कोई इसका फ्रेंड नहीं है तभी ये शुद्ध है। अगर इसका फ्रेंड हो जाएगा तो ये अशुद्ध हो जाएगा। तो देखिए आप ध्यान रखो, आप जैसे तत्व है, तत्व किसी के साथ रासायनिक सहयोग नहीं करते हैं तो वो अपने आप में एक स्वतंत्र और शुद्ध अवस्था में पाए जाते हैं। क्लियर हुई बात? अब इसी का दूसरा रूप हम कंपाउंड ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? कंपाउंड। लेकिन अपने आप में शुद्ध कौन है? तत्व। तो यानी शुद्ध को भी मैं दो भागों में बांट सकता हूँ। तो कल हम क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस पढ़ चुके थे, यानी पदार्थों का वर्गीकरण पढ़ चुके थे। तो पदार्थ हम लोग समझ गए। पदार्थ को हम क्या कह सकते हैं? यानी पदार्थ वह है जिसमें द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरता है और जिसे हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं, उसी को हम पदार्थ कहते हैं। समझाएंगे? जैसे ही बच्चा बैठा है, इसने कोई गैस रिलीज की है, तो गैस रिलीज मुझे दिख नहीं रही है, जिसे हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन उसे हम महसूस कर सकते हैं, तो वो क्या है? पदार्थ। समझाइए? जैसे अब पदार्थ में ही आ जाता है आपका कि हमारे भौतिक रूप से पदार्थों को मैंने तीन भागों में बांटा, ठोस, द्रव और गैस। दो अवस्थाएं और होती, प्लाज्मा और ठोस आयंस कंडेंसेशन। प्लाज्मा और बीईसी मैं आपको बाद में डिफाइन करूंगा कि ये क्या होते हैं। इसी के आधार पर अगर हम प्राचीन काल में चले, समझे, तो हमारी जो दार्शनिक, प्राचीन जो हमारे दार्शनिक हुए, दार्शनिक को आप लोग समझते होंगे, दार्शनिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फिलॉसफर। उन्होंने इसको 5 भागों में बांटा था। वर्तमान समय में भी अवस्थाएं 5 भागों में हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और क्लियर। अब पहले भी 5 थी, लेकिन पहले जो 5 अवस्थाएं थी वो हमारी कौन कौन सी थी? यानी दार्शनिकों के अनुसार जैसे पृथ्वी, पहली अवस्था उनकी क्या थी? पृथ्वी। दूसरी जल, तीसरी वायु, चौथी अग्नि और पांचवी आकाश। ये जो हमारी थी ये प्राचीन कालीन अवस्थाएं थी, जो हमारे प्राचीन दार्शनिक हुए हैं उन्होंने इनका वर्णन किया था। ठीक है, यानी पहले भी इतनी भयंकर साइंस रहा करती थी कि बिना फ्यूल डाले लोग उड़ जाते। जैसे रावण का आपने देखा होगा उड़न खटोला, बताओ किस ईंधन से चलता है? जो मन की गति से चलता था। चलिए आगे इसकी बात करेंगे। तो जैसे अब हम पदार्थ का जैसे भौतिक स्वरूप देखें, भौतिक स्वरूप जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, वही तो भौतिक स्वरूप होता है। क्लियर हुई नहीं? अब जैसे सपोज दैट इट इज नॉट विजिबल, मैं नहीं दिख रहा हूँ, ये दिख रहा है, तो हमारी देखने से क्या होता है? हाँ देखना चाहिए। तो ये आपने 5 अवस्थाएं देख ली, ये प्राचीनतम अवस्थाएं हैं। अब एक प्रश्न आपके सामने आएगा अभी पदार्थ के रूप में। जैसे सपोज दैट आपके पास मैंने 3 बीकर लिए, ये हमारा प्रैक्टिकल है, ये क्या है? हमारा प्रैक्टिकल है। ठीक है, इस बीकर में आपका पानी भरा हुआ है, यानी 100 ml इसमें मैंने क्या भर लिया? फर्स्ट बीकर में मैंने 100 ml ले लिया, क्या? वाटर। 100 ml इसमें मैंने क्या ले लिया? वाटर ले लिया, प्लस मैंने इसमें डाल दिया KMnO4। तो इसका रंग कैसा हो जाएगा? पिंक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? KMnO4 का कलर जो होता है पिंक होता है। आ गया? यानी 100 ml मैंने क्या लिया था? पानी, जिसमें मैंने KMnO4 डाला, तो उसका कलर कैसा हो गया? यदि हम इससे 10 ml ले लें, अब इससे मैंने क्या ले लिया? 10 ml। ठीक है, 10 ml मैंने इसमें से पदार्थ ले लिया। क्या ले लिया? पदार्थ तो यानी आपका इसमें अब जो पदार्थ हो गया है 10 ml, प्लस इसमें अब हम पानी डालेंगे 90 ml। 90 ml मैंने क्या इसमें डाल लिया?
पानी डाल लिया, टोटल वॉल्यूम आपका 100 ml हो गया। ठीक है, अब बताओ इसका कलर कैसा होगा? हल्का पिंक होगा। पिंक कलर ही होगा। कैसा कलर हो जाएगा? पिंक कलर। अब यहाँ से फिर मैंने 10 ml ले लिया, तो यानी 10 ml आपका यहाँ क्या हो गया? सोल्यूशन विजिबल। यहाँ भी आपका 10 ml क्या था? सोल्यूशन ही था। तो आप यहाँ फिर 90 ml क्या लेंगे? टोटल वॉल्यूम 100 ml हो गया। अब इसका रंग कैसा होगा? पिंक कलर रहेगा। कैसा रहेगा? पिंक ही तो कलर रहेगा। अब आप इसमें देख रहे हैं कि जो आपका रीडिंग आ रहा है वो कैसा है? पिंक कलर का है। तो यानी कि जो पदार्थ मैंने केमनोफोर डाला था उसका असर मुझे हर जगह दिखा। तो यानी पदार्थ तो ये भी था और पदार्थ ये भी था। तो ये मतलब ये हमारा क्या था? छोटा सा प्रैक्टिकल था। ऐसे ही दूसरा प्रयोग आपसे हम पूछ सकते हैं। जैसे एक सवाल आपसे पूछा जाए कि आपकी जो अगरबत्ती होती है क्या होती है? अगरबत्ती आपके कमरे में रहती है। जब कमरे में रहती है तो उसकी खुशबू कम होती है ज़्यादा? अरे जलने पर तो ज्यादा होगी, बिना जले कम। कमरे में अगर अगरबत्ती रखी है तो उसकी खुशबू कैसी होगी? कम। ठीक है, इसी अगरबत्ती को अगर हम जला दें, इसको हम क्या कर दें? जला दें, तो इसकी खुशबू ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। खुशबू ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि तो इसमें ताप बढ़ता है और ताप बढ़ने के साथ जो खुशबू होती है वो बढ़ जाती है। चलिए कोई बात नहीं, बच्चे ने बहुत अच्छा बताया लेकिन बता नहीं पाया। देखिए इधर क्या होता है कि जब हम यहाँ टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जैसे आपकी अगरबत्ती है, इसको जब आप जलाएंगे तो यहाँ से धुआं निकलेगा, यानी यहाँ ताप की वृद्धि होगी। क्या होगी? तो जब ताप की वृद्धि होगी तो इनके अणुओं के बीच गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? गतिज ऊर्जा। तो जो गतिज ऊर्जा जब अणुओं के बीच बढ़ेगी तो अणु इसकी गति करेंगे, तो हर कोने कोने तक जाएंगे, तो आपको क्या लगेगी? खुशी। इसीलिए जैसे धूप बत्ती है, अगरबत्ती है, उसका मुख्य कारण वो बता रहा था कि ताप बढ़ने पर, लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पा रहा था, तो इसको बढ़ाना था। समझाए नहीं? तो उनके अणुओं के बीच क्या बढ़ जाती है? गतिज ऊर्जा। तो ये भी तो एक पदार्थ है। तो पदार्थ के कई एग्जाम्पल आपके सामने पेश किए जा सके। इसी तरीके से आप एक प्रयोग और कर सकते हैं अपने घर पर, जैसे डेटॉल और जल। डेटॉल और जल, आपकी जल में आपने 100 ml जल ले लिया, उसमें 2 बूंदे डेटॉल डाल दी, तो वो महक रहा है। ठीक है, महक रहा कि नहीं महक रहा? पूरा पानी महकता है डेटॉल की तरह। पहले वो जल आपका क्या था? साधारण। तो आपने 2 बूंदे केवल पदार्थ की डाली, नेक्स्ट अलग पदार्थ डाल दिया, तो उसका क्या हुआ? वहां पर प्रभाव बढ़ा। तो उसमें उसका परासरण बढ़ा या विसरण? क्योंकि आपको बताया गया था परासरण जो क्रिया होती है, परासरण आप लोग 9th में पढ़े होंगे या मैं बताऊंगा अभी। इसमें क्या होता है? कम सांद्रता से एक बार दाई दो परागण और रोधित का की डिफ्यूजन का, यानी कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, ये आपका परासरण होता है। परासरण क्रिया केवल किस में पाई जाती है? द्रव में पाई जाती है। विसरण क्रिया दोनों पाई जाती है, द्रव में और गैस में भी। क्लियर हो गया? गैसों में विसरण दर अधिक होती है द्रवों की अपेक्षा, इसलिए वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की होती है। ये टॉपिक आपका क्लियर हुआ पदार्थ वाला। अब पदार्थ के कुछ अभिलाक्षित गुण भी होते हैं, जो गुण आपको मैं कल बता चुका था। आकार, आयतन किसका निश्चित होता है, किसका निश्चित नहीं होता है। अब यहाँ पर आप जैसे एक ग्राफ और पढ़ेंगे इन ठोस, द्रव और गैसों में। अभी हम केवल 3 ही अवस्थाओं को लेकर चल रहे हैं, ठोस, द्रव, गैस। ये आपको पढ़ना पड़ेगा कि ठोस क्या होता है। जैसे आपने देखा होगा बर्फ, बर्फ को देखा कि नहीं देखा? और आपने जल को भी देखा होगा, देखा कि नहीं देखा? और आपने वाष्प को भी देखा होगा। ये तीनों पदार्थ हैं या नहीं है? लेकिन अवस्थाएं सबकी अलग अलग है। यहाँ जो बर्फ है वो किस अवस्था में है?
जल जो है वो किस अवस्था में है, और वाष्प है किस अवस्था में, गैस अवस्था, यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है। तो आप जब बर्फ से जल बना रहे हो, बर्फ से क्या बना रहे हैं, जल बना रहे हैं, तो ये क्रिया क्या कहलाती है, ठोस से द्रव में बनना क्या कहलाता है, गलन कह सकते हैं इसको। अब जब आप जल से ठोस बना रहे हैं तो इसको क्या कहेंगे, हिमीकरण, या इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फ्रीजिंग, इसको मेल्टिंग। क्लियर हो रही प्रोसेस। अब आप बर्फ से क्या बनाना चाह रहे हैं, वाष्प। तो जब आप बर्फ से वाष्प बनाएंगे तो इस क्रिया को हम क्या बोलेंगे, यानी सीधा ठोस से गैस में बनना, ऊर्ध्वपातन क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन। इंग्लिश में इसको कहते हैं सब्लिमेशन। जब आप ये क्रिया जस्ट उल्टी करेंगे, यानी वाष्प से बर्फ बनाना चाहेंगे, तो वो हो जाएगा प्रति ऊर्ध्वपातन। क्या हो जाएगा, हाँ हाँ उल्टा हो जाता है, और इंग्लिश में कह सकते हैं आपको डी सब्लिमेशन। ये कक्षा 9 में अच्छी तरीके से आपने पढ़ा होगा। ठीक है। अब आपका ये पॉइंट रह गया, जैसे जल से आपको क्या बनानी है, वाष्प। ये क्रिया क्या कहलाती है, जल से मैं वाष्प बना रहा हूँ, यानी वाष्पन। और जब आप वाष्प से जल बना रहे हैं, संघनन। ये तो एक ग्राफ हो गया, ये प्रोसेस हो गई कि जैसे हिमीकरण किसे कहते हैं, जब कोई ठोस पदार्थ सीधे द्रव में, हिमीकरण, जब कोई भी द्रव ठोस में बदलता है तो ये क्रिया हमारी हिमीकरण कहलाती है। और जिस ताप पर ही बदलता है उसे हम फ्रीजिंग पॉइंट या हिमांक कहते हैं। जब ये बर्फ से जल यानी ठोस से द्रव में बदलता है तो ये क्रिया को हम गलन या मेल्टिंग कहते हैं, और जिस ताप पर ये गलता है उसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। इसी तरीके से बर्फ से वाष्प यानी ठोस से गैस जब बनता है वो क्रिया हमारी ऊर्ध्वपातन कहलाती है, और जब वाष्प से बर्फ बनता है ये क्रिया हमारी प्रति ऊर्ध्वपातन या डीसब्लिमेशन कहलाती है। अभी इनके हम आपको एग्जाम्पल भी देंगे कौन सी प्रोसेस कहाँ पर होती है। अभी आप देखिए, जल से आपको क्या बनाना है, वाष्प, यानी कि लिक्विड से गैस, तो क्या हो जाएगा, वाष्पन, और गैस से लिक्विड, संघनन। ठीक है। इस प्रोसेस, ये तो आपकी एक घटनाएं हो गई। इस घटना को हम इस प्रकार से भी दर्शा सकते हैं, जैसे सॉलिड यानी ठोस, ठोस से हम क्या बनाएंगे, जल यानी द्रव, और द्रव से हम जल से क्या बना सकते हैं, हम वाष्प। अब हम यहाँ पर बर्फ ले लें, क्या ले लें बेटा, बर्फ लेंगे तो हमारा सीक्वेंस सही बन जाएगा। बर्फ किस अवस्था में, ठोस अवस्था में, ये लिक्विड अवस्था में, ये गैस अवस्था में। ठीक, पहले हम एक चरण पढ़ेंगे। जैसे मैं बर्फ से जल बना रहा हूँ, अब बताइए मुझे ताप घटाना पड़ेगा या बढ़ाना पड़ेगा, टेम्परेचर को नहीं बढ़ाना पड़ेगा, यानी ताप हमारा क्या बढ़ेगा, बर्फ से हम जल बनाएंगे तो ताप हमारा बढ़ेगा, जल से हम वाष्प बनाएंगे तो ताप हमारा बढ़ेगा। क्लियर हो रही। तो ताप बढ़ने पर ये प्रोसेस हो रही, तो ताप बढ़ने पर इनके अणुओं के बीच गतिज ऊर्जा बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ेगी। अब इसी प्रोसेस को अगर हम उल्टा कर लें, अगर हम वाष्प से जल बनाएं तो टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, मुझे घटाना पड़ेगा, यानी यहाँ पर आपको ठंडा करना पड़ेगा या टेम्परेचर को घटाना पड़ेगा, और यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, ठंडा करना पड़ेगा। अब इधर देखो, जब आप बर्फ से जल में परिवर्तित होते हैं तब आप ताप को बढ़ाते हैं, जल से वाष्प में परिवर्तित होते हैं तब ताप को भी बढ़ाते हैं। जब रिवर्सिबल रिएक्शन होता है तो टेम्परेचर हमारा क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है। तो ताप का भी यहाँ पर बहुत बड़ा योगदान है पदार्थों की अवस्था को परिवर्तित करने में, समझाई नहीं। यानी जो ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में
कहा जाए तो एक ही अवस्था है, चाहे वो ठोस, चाहे वो द्रव, चाहे वो गैस। ठीक, इन अवस्थाओं का जो परिवर्तन है वो किस पर निर्भर करता है? ताप पर। क्लियर हो गया? यानी तापी से हम ठोस से द्रव और द्रव से गैस बना सकते हैं, ताप से हम गैस से द्रव और द्रव से ठोस बना सकते हैं। तो ये आपके अवस्थाओं का एक चक्र है, अवस्थाओं का क्या है? चक्र है। अब इसी में एक कंडीशन और आपकी लागू हो सकती है कि पदार्थों की जो अवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन हम कैसे करें। तुलनात्मक अध्ययन जानते हैं आप लोग? जैसे अगर हम पूछें ठोस द्रव गैस में घनत्व किसमें अधिक होता है, सांद्रता किसमें अधिक होती है, ये वर्ड आपने पढ़े होंगे 6-7-8 में। ठीक, तो जैसे अगर हम पहला पॉइंट आपसे पूछना चाहें, पहला पॉइंट आपका ये हो जाएगा जैसे घनत्व, घनत्व हो जाएगा। तो घनत्व किसका अधिक होगा? ठोस द्रव गैस किसका अधिक होगा? यानी कि ठोस का घनत्व अधिक होगा, लिक्विड का घनत्व उससे कम और गैस का घनत्व सबसे कम। प्रश्न यहाँ से बन रहा है आपका कि निम्न में किसकी डेंसिटी सबसे अधिक होगी, तो जो चीज ठोस होगी उसकी हो जाएगी। ठीक है, जैसे अगर हम आपसे पूछें कि निम्न में, एक प्रश्न आपका बन सकता है यहीं पर, निम्न में किसकी डेंसिटी यानी किसका घनत्व अधिक होगा। पहला ऑप्शन आपका अगर आ जाए शरबत, दूसरा आपका आ जाए ब्राइन, तीसरा आ जाए आपका चाशनी, और चौथा ऑप्शन आपका आ जाए बर्फ। तो इसमें सबसे अधिक डेंसिटी किसकी होगी? किसकी होगी? क्योंकि ये तीनों अवस्थाएं द्रव अवस्था में, ये ठोस अवस्था में, तो इसकी डेंसिटी सबसे अधिक होगी। क्लियर हो रही बात? यदि यहाँ बर्फ ऑप्शन हटा दें, बर्फ ऑप्शन है तो चौथा ऑप्शन आपको नहीं मिला। अगर यहाँ पर हम लिख दें साधारण जल, अब यहाँ पर किसकी डेंसिटी अधिक होगी? किसकी अधिक होगी? चाशनी। बिल्कुल गलत आंसर है। अब यहाँ पर ब्राइन की सबसे अधिक। ब्राइन होता क्या, बस हमें ये तो सीखना है। नमक का सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इज कॉल्ड एज ब्राइन, यानी नमक का संतृप्त विलयन। किसका? नमक का संतृप्त विलयन, चीनी तो भी लेना होता है। संतृप्त विलयन। ठीक है, संतृप्त विलयन क्या कहलाता है? ब्राइन। तो यहाँ पर सबसे अधिक डेंसिटी किसकी होगी? ब्राइन की। बच्चा कह रहा है कि यहाँ चाशनी, बेटा चाशनी क्या होता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं है, समझाई नहीं? वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। चाशनी में अगर आप चीनी और घोलना चाहें तो घोल सकती है, ब्राइन में आप और नमक घोलना चाहें तो। संतृप्त विलयन क्या होता है? वह विलयन जिसमें गिले की मात्रा का घुलना बंद हो जाता है, उस विलयन को हम संतृप्त विलयन कहते हैं। तो हम लोग यहाँ से एक प्रश्न ढूंढे, ठीक, छोटे छोटे प्रश्न हमारे पूछे जा सकते हैं। तो हम लोगों ने डेंसिटी के बारे में सीखा। नंबर 2, ठोस द्रव गैस के ही गुण हम, अब हम बात करेंगे प्रसार की। किसकी बात करें? प्रसार। तो बताओ प्रसार किसमें अधिक होगा? ठोस द्रव गैस किसमें अधिक प्रसार होता है? गैस में सबसे अधिक प्रसार होता है। उसके बाद ठोस यानी सॉलिड। तो ठोस में प्रसार कम क्यों होता है? बताओ मिस्टर, कम क्यों होता है? अरे बहिना ही याद यार जल्दी क्योंकि उसकी डेंसिटी अधिक होती है, उनके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक होता है। तो यहाँ सबसे अधिक प्रसार किसका होगा? उसके बाद और उसके बाद सॉलिड। तो ये टॉपिक हमारा प्रसार वाला क्लियर हुआ। अब अगर हम बात करें यहाँ पर विसरण की, यानी किसकी विसरण दर अधिक होगी? तो गैस की होगी। तो विसरण दर किसकी अधिक होगी? उसके बाद ये कॉन्सेप्ट अच्छा है आपके लिए। अब आपको एग्जाम में ठोस द्रव गैस नहीं दिया जाएगा, पदार्थों के नाम दे दिए जाएंगे जो आपको स्वयं चूज करना है कि वो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं या गैस अवस्था में पाए जाते हैं। अब इसी तरीके से अगर आपको दे दिया जाए नेक्स्ट पॉइंट, गतिज ऊर्जा किसकी अधिक होगी? गतिज ऊर्जा किसकी अधिक होगी? गैस की अधिक होगी। उसके बाद सॉलिड। तो ये ठोस द्रव में हम इन गुणों को पढ़ रहे हैं। अगला पॉइंट हो जाएगा जैसे अंतरा आणविक स्थान। अंतरा आणविक स्थान
बताइए किसमें अधिक होगा, किसमें कम होगा? अंतरा आणविक स्थान किसमें अधिक, किसमें? गैस में सबसे अधिक होगा, फिर लिक्विड में, उसके बाद सॉलिड में। क्लियर हो रही बात? अगर हम पूछे, अगला पॉइंट आपको हो जाएगा आणविक आकर्षण बल, या हम केवल कहते हैं आकर्षण बल। सॉलिड लिक्विड गैस। आकर्षण बल तो किसमें सबसे अधिक होगा? उसके बाद गैस। क्लियर हुआ? तो आज मैंने क्या इन अवस्थाओं का परिवर्तन सीखा, ठीक है। इन अवस्थाओं के परिवर्तन में कौन सी घटना होती है, ठीक है। इन पदार्थों, इन ठोस द्रव गैस के कारण इन गुणों में क्या परिवर्तन होता है, यानी ठोस का डेंसिटी अधिक होता है या विसरण अधिक होता है। तो इन सभी हमने शब्दों को अच्छी तरीके से पढ़ा और देखा, इसको हम लोग नोट कर लेंगे, ठीक। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका तब तक। नहीं लिया